आज चंद्रशेखर आज़ाद देहरादून के अंदर हैं, एक प्रेस वार्ता भी इन्होंने संबोधित की है और मैं इनसे सीधे बात करूंगा। आज़ाद भाई, आप एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, जनता भी जानना चाह रही है, आज के दौर के अंदर राजनीति की दशा और दिशा क्या बदल गई है? देखिए, अब राजनीति नहीं रही है, व्यापार हो गया है और इस व्यापार की राजनीति में गरीब आदमी झुलस रहा है, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग के लोग और वो चाहे महिलाएं हों। देखिए, मैं वापस लेके आता हूं आपको। हम लोग बात करते हैं महिला सम्मान की, हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन इस देश की आधी आबादी कितनी राजनीति में है, कितना जो है वो ब्यूरोक्रेसी में है, कितना वो मीडिया में, कितना वो सिस्टम में है और उनका योगदान हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए? तो राजनीति व्यापार होगी और इससे जनता का भला नहीं हो रहा है। आज राजनीतिक दल पूंजीपतियों के सहारे पे गरीबों का खून चूसने के लिए लगे हुए हैं और ऐसी राजनीति से गरीबों का भला नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग स्वतंत्र राजनीति और जो मुद्दों पे आधारित हो, जिससे कि देश का भला भी हो और उस वर्ग का भला हो जो हाशिए पे है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हम ये करके दिखाएंगे। जो वर्ग आपके विचारों को मानते हैं, आज भी टकटकी लगाए बैठे हैं, उनके लिए क्या उम्मीदें आपकी क्या वाबस्ता रहेंगी आगे? देखिए, मैं उनकी उम्मीदों के कारण ही हूँ और मैं उनसे ही हूँ और उन्होंने ही मुझे जो है यहाँ से गांव से उठा के टाइम्स में पहचान दिलाई। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है उनके सपने मेरे लिए। मैं नहीं टूटने दूंगा और किसी नौजवान के सपने को मैं नहीं टूटने दूंगा जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके सपने को हम लोग उन पे काम करेंगे और हम लोग काम करेंगे सबके लिए। और मुझे लगता है कि हमारा तुम्हारा की बात यह है कि जो हमारे मुद्दों पे खड़ा है वो हमारा है, वरना 131 MP शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बैठे हैं लोकसभा में और वो एक बार बोलते भी नहीं। मैं उनको अपना कहने में गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो किसी भी जाति वर्ग का और अगर वो हमारे मुद्दे पे खड़ा और हमारी बात करा, हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हम यहाँ भाईचारा बनाने के लिए आए और भाईचारा ही देश की पहली एक पहचान थी, ताकत थी, हम उसको मजबूत करेंगे। अच्छा, कुछ राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, सवाल आता है कि कथनी और करनी के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आप भी उसी फंडे पर रहेंगे या हकीकत में उन लोगों को जो दिलासा आप लोगों ने दिलाई है और जो उम्मीदें हैं वहां तक पहुंच पाएंगे उस रूट तक? क्योंकि आपका जो टाइम्स मैगजीन है 100वें स्थान में से एक आपका भी स्थान आया हुआ है, वो एक उम्मीदें हैं। मैं कुछ चीजें दुरुस्त करना चाहूंगा। देश दुनिया में 193 देश है और उनमें से 100 लोगों को चुना गया और भारत की आबादी 136.64 करोड़ है, उसमें से मैं एक आदमी हूँ सीधा। तो मैं ख्याल रखूंगा उन 136 करोड़ लोगों का और मैं काम करूंगा उन सब के मुद्दे पे जिनके लिए मुझे चुना गया। और मैं दिलासा देने के लिए नहीं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ लोकतंत्र में, मैं विश्वास करता हूँ अधिकारों में जो मिलने चाहिए और किसी ने नहीं दिए हैं इसलिए उनका हौसला टूटा है। और जिस तरह से लोग झूठे वादे कर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं ने बहुत सलाह, लेकिन मिला क्या उनको? कुछ नहीं। तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं, 15 लाख देंगे, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। किसानों को जो है दुगनी आय करेंगे, आज किसान सड़क पे हैं, उनकी आमदनी जो है दुगनी होगी। तो मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं है कि पुराने लोगों ने ठगा है और वो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, मुझे उनसे मैं उनकी कोई बुराई नहीं करता क्योंकि वो अपना काम करे, उनका एजेंडा ये है। अगर वो गरीबों के हितैषी होते तो आज कोई गरीब ना होता। एक आखिरी सवाल है, आज़ादी के बाद एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। आज क्या मौजूदा हालात हैं और आप क्या करेंगे? डूब जाए किसान और मर जाए जवान और राजनीति लाशों पर चलती रहे सरकार की, उसी ढर्रे पे वो लोग काम कर रहे हैं। ना उन्हें किसानों से प्यार है और ना ही किसानों के बच्चे जो बड़े पैमाने पे सेना पे, ना ही उनसे प्यार है। वो ना देश से प्यार करते। अगर देश से प्यार करते तो देश के सरकारी उपक्रम जिनसे इस देश के गरीबों को संसाधन मिलते, सुविधाएं मिलती, उनको बेचने का काम नहीं करते। अभी आप समझिए सरदार पटेल, जिसका बड़ा जिनकी मूर्ति लगाई गई और कहा गया कि ये देश के जो है इन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। आज उन्हीं के नाम पे जो स्टेडियम था उसको मोदी जी ने अपने नाम पे बना लिया। उसके जो 2 हैंड है, उसको एक को अडानी हैंड बन गया है, वो पवेलियन हैंड, एक को अंबानी। आप समझिए कि सरकार में और पूंजीपति करना क्या चाहते हैं? वो इस देश पे एक रूपता बनाना चाहते हैं कि सब कुछ अडानी अंबानी के हाथ में हो या बाकी कुछ जो बचे वो बीजेपी के लोगों के हाथ में। ऐसा नहीं चलेगा। जनता बहुत ताकतवर होती है और तमाम तरह के लोगों को, मैंने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा लोकसभा में और मैंने देखा कांग्रेस को भी बिल्कुल गिरी हुई हालात में। और मैंने तमाम तरह के राजनीतिक दलों को, जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। जो पिछले बार कांग्रेस थी वही इस बार बीजेपी है। तो यहाँ जनता सिर्फ ठगी गई है। अब यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के दलित बैकवर्ड जो हैं वो निराश नहीं होंगे क्योंकि अब उनका अपना दल है और वो दल जो ईमानदारी से जमीन पे काम करना चाहता है। हमको मौका देंगे, हम मौका देंगे उन नौजवानों को जिनको नकार दिया ये कह के कि इनके पास अनुभव नहीं है। हम उनको विधायक भी बनाएंगे, हम उनको MP बनाएंगे, हम उनको नगर निगम के अध्यक्ष भी बनाएंगे। हम उनको मौका देंगे जनता की सेवा का और हम अपनी बात पे खरे उतरेंगे।
एक सवाल जाते जाते, आपके पास वक्त भी कम है। जी, जी। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, तो जो जागकर सो रहा है उसको कैसे जगाओगे मेरे भाई? ये आपकी लाइन नहीं है। जिसकी लाइन है मैं उनको गुरु मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि नहीं, हम पिंच करेंगे, हम जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन नेताओं की जरूरत इन्हें नहीं पड़ेगी। तो हम उस पर जमीनी काम करेंगे, और उसके लिए हमारे तमाम पुराने नेता गांव-गांव जाके कैडर करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हमारा 60 साल का व्यक्ति भी काम कर रहा है, और हमारा 12, 14, 15 साल, 18 साल का नौजवान भी काम कर रहा है। यानी कि ताकत भी है, जनून भी है और अनुभव भी है। और ये जब ताकत और अनुभव मिलेगा, जनून मिलेगा, तो इसका जो परिणाम है वो क्रांति होगा। और क्रांति जब आएगी तो परिवर्तन होगा। बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर से कहना है कि उनके पास जवानी भी है और साथ ही अनुभव भी है, और इस आधार पर प्रदेश को किस दिशा में लेके जाते हैं ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ दा UNN देहरादून।